नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम चलेंगे पश्चिमी विचारक पर। पश्चिमी विचारकों को राजनीति विज्ञान का आधारभूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि अगर हमें पश्चिमी विचारकों का गहन सूक्ष्म जानकारी है तो हम राजनीति सिद्धांत को, तुलनात्मक राजनीति को भी आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर हमें कहीं ना कहीं आईआर में भी सहायता इसके माध्यम से मिल जाती है। तो इसलिए आज हमें पश्चिमी राजनीति विचारक शुरुआत कर रहे हैं, इन्हें बहुत ही गहन सूक्ष्म तरीके से पढ़ना है और ज़्यादातर क्वेश्चनों का भी अभ्यास साथ साथ करना है। सबसे पहले हम लेते हैं पश्चिमी विचारक प्लेटो। कौन सा लेते हैं? प्लेटो, जिनका जीवन काल 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं प्लेटो के बारे में आपको बता देता हूँ, तो आप इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। यूनान के दो राज्य थे उस समय, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अरिस्टोन था। पिता का नाम क्या था? अरिस्टोन। पिता का नाम अरिस्टोन था और इनकी माता का नाम पेरिकतियोन था। माता का नाम क्या था? पेरिकतियोन था। बचपन का नाम इनका अरिस्तोक्लीज था, लेकिन इनके चौड़े कंधों के कारण इनके व्यायाम शिक्षक ने इनका नाम क्या रख दिया? प्लेटो रख दिया। मूल नाम क्या था? अरिस्तोक्लीज। बचपन का नाम क्या था? अरिस्तोक्लीज, लेकिन इनके चौड़े कंधे थे, इसलिए इनके व्यायाम शिक्षक ने इनका नाम प्लेटो रख दिया था। ये 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात से शिक्षा ग्रहण करने आए थे। कितने साल की उम्र में आए थे? 20 साल की उम्र में। और शीघ्र ही सुकरात के प्रिय शिष्य बन गए और सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित भी हुए थे, क्योंकि सुकरात हमेशा निष्पक्ष बातें करता था, न्यायप्रिय बातें करता था, द्वंद्वात्मक पद्धति में आस्था रखता था और जो भी आलोचना करनी है वो साफ रूप में, स्पष्ट रूप से शासन की कर भी देता था। चूंकि सुकरात ने शासन की आलोचना की थी तो शासन ने उस पर मुकदमा चलाया और 399 ईसा पूर्व उसको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो कहते हैं कि इस समय प्लेटो भी इस मुकदमे की कार्रवाई में भाग लिया था, यानी कि इस मुकदमे की कार्रवाई को प्लेटो ने देखा था। तो अपोलॉजी में उसका पूरा, जो इनकी पुस्तक अपोलॉजी है प्लेटो की, उसमें पूरा वर्णन भी है किस प्रकार से फांसी दी गई और क्या क्या सुकरात ने तर्क दिए। तो उसके पूरा वर्णन भी कहीं ना कहीं अपोलॉजी पुस्तक में किया गया है। किस पुस्तक में किया गया है? अपोलॉजी में। कौन सी घटना का? ये फांसी वाली घटना का। इसमें मुकदमे की सुनवाई में जो सुकरात ने तर्क दिए थे उसका वर्णन अपोलॉजी नामक पुस्तक में मिलता है। ये अपोलॉजी पुस्तक का बाद में कहते हैं गांधी जी ने भी गुजराती में अनुवाद किया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्टोन था, माता का नाम पेरिकतियोन था। उनका बचपन का नाम अरिस्तोक्लीज था, लेकिन चौड़े कंधों के कारण व्यायाम शिक्षक ने प्लेटो कह दिया। और वो 20 वर्ष की आयु में सुकरात से शिक्षा ग्रहण करने आए थे। सुकरात के प्रिय शिष्य बन गए थे। 399 ईसा पूर्व जब फांसी को दी तो कहते हैं कि प्लेटो के जीवन में परिवर्तन आया। क्या आया? परिवर्तन। क्योंकि जो वास्तव में के गुरु सुकरात थे वो न्यायप्रिय थे, तो प्लेटो ने कहा ये तो अन्याय वाली बातें हैं, इसलिए न्याय तो नहीं हुआ है यहाँ पर। तो कहते हैं कि वास्तव में प्लेटो ने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे न्याय की बात करनी है। तो इसी संदर्भ में मैक्सी का कथन भी है कि 399 ईसा पूर्व, मैक्सी का कथन है 399 ईसा पूर्व प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। तो आप कई बार ये भी पूछ लेते हैं कथन किसका है? तो ये कथन मैक्सी का है। मैक्सी ने ऐसा कहा था कि वास्तव में 399 ईसा पूर्व कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा, यानी कि सुकरात के जो दर्शन था, लक्ष्य था, अब वो प्लेटो का लक्ष्य और आधार बन गया था। इसके बाद प्लेटो ने यूनान छोड़ भी दिया, विश्व भ्रमण को निकल गया। कहते हैं इस समय वो भारत भी आए थे और भारतीय वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर ही उन्होंने न्याय का आधार कर्तव्य पालन को बनाया था। विश्व भ्रमण करने के बाद जब वो वापस यूनान लौटे तो उन्होंने अकादमी नामक संस्था की स्थापना की। वहाँ पर जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी माना जाता है। कौन सी संस्था की स्थापना की? अकादमी की। तो मित्रों ये भी ध्यान रखना है, उन्होंने अकादमी की स्थापना की। कहते हैं माना जाता है 387 ईसा पूर्व उन्होंने अकादमी की स्थापना की। तो सन भी थोड़ा ध्यान रखना है, 387 ईसा पूर्व। तो मित्रों इसमें गड़बड़ नहीं करना है कि भाई अकादमी की स्थापना कब हुई? 387 ईसा पूर्व हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी अकादमी में उन्होंने
न्याय को अपना आधार विषय मानते हुए रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। जो उनकी मेन पुस्तक थी, मौलिक रचना थी प्लेटो की रिपब्लिक, वो उन्होंने अकादमी के अंदर ही लिखी थी। कहते हैं कि वो 380 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। कुछ विद्वानों से 375 ईसा पूर्व का भी मानते हैं, लेकिन अधिकांश 380 ईसा पूर्व का मानते। तो रिपब्लिक लिखी। रिपब्लिक में उन्होंने दार्शनिक शासक पर बल दिया और शिक्षा और साम्यवाद जैसे नियंत्रक भी कहीं ना कहीं आधार बनाए, यानी कि न्याय का आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद को भी उन्होंने माना। तो इस प्रकार से प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। तो रिपब्लिक पुस्तक लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे किसी न किसी को दार्शनिक शासक तो बनाना चाहिए। तभी उनके एक मित्र थे, तो उनको उन्होंने सोचा कि मैं इनको क्यों ना दार्शनिक शासक बनाऊं। तो उनके मित्र का नाम थोड़ा ध्यान रखना है, कौन थे तो मैं आपको बताता हूं। तो वास्तव में उसके बाद वो दार्शनिक शासक बनाने गए सिसिली के सिराक्यूज राज्य के राजा, सिराक्यूज राज्य के राजा डियोनिसियस प्रथम को कहीं ना कहीं क्या बनाने गए, दार्शनिक शासक बनाने गए। तो वास्तव में शुरू में तो उन्होंने प्लेटो के मित्र के नाते बातें मानी, साम्यवाद का, परिवार के और संपत्ति विषयक साम्यवाद को कुछ अपनाया, शिक्षा की बातें भी ग्रहण की। लेकिन 2-4 दिन बाद वो प्लेटो से नाराज हो गए और प्लेटो को जेल में डाल दिया। जैसे तैसे प्लेटो जेल से तो मुक्त हो गया दोस्तों की मदद से, लेकिन उसके विचारों में परिवर्तन आ गया कि व्यवहार में कोई भी दार्शनिक शासक नहीं बनना पसंद करेगा। इसलिए उन्होंने इस घटना से, डियोनिसियस घटना से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया, उन्हें संशोधित किया। तब पुस्तक लिखी लोज। कौन सी पुस्तक लिखी? लोज पुस्तक लिखी, जिसमें विधि के शासन पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? विधि के शासन पर। तो मित्रों एक मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में उसके रिपब्लिक में दिए गए विचार तो प्लेटो के मौलिक विचार हैं, जबकि लोज में दिए गए विचार उनके परिवर्तित विचार हैं, जिसमें उन्होंने विधि के शासन पर बल दिया था और साम्यवाद और शिक्षा के कठोर नियंत्रण को सीमित कर दिया था। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उसके मौलिक विचार किसमें हैं, रिपब्लिक में हैं, परिवर्तित विचार किसमें हैं, लोज में हैं। लोज में वो किसकी बात करता है? विधि के शासन की बात करता है। तो मित्रों ये सारी बातें अगर आपको स्पष्ट हो गई हों तो हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसके बारे में। तो अब ये बातें तो मैंने आपको बता भी दी कि 399 ईसा पूर्व जब कहीं ना कहीं सुकरात को फांसी की दी गई, सजा दी गई थी, तो उस समय प्लेटो के जीवन में आधारभूत परिवर्तन हुआ और उसने कहा मैं अपने गुरु के लक्ष्यों को क्रियान्वित करूंगा। इसलिए मैक्सी कहता भी है प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा। 387 ईसा पूर्व उसने अकादमी की स्थापना की थी और 380 ईसा पूर्व इसी अकादमी में बैठकर रिपब्लिक की रचना की थी, जो उनकी मौलिक पुस्तक है। इसी में वो दार्शनिक शासक और शिक्षा और साम्यवाद की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं दार्शनिक शासक किसी को बनाया जाए, तो वो डियोनिसियस राजा को बनाने गए, जो सिसिली के सिराक्यूज राज्य के राजा थे। इसे इतिहास में डियोनिसियस घटना के नाम से जानते हैं। लेकिन उन्होंने प्लेटो को ही जेल में डाल दिया। प्लेटो जैसे तैसे जेल से मुक्त हुए, लेकिन उनके विचारों में परिवर्तन हो गया और उन्होंने लोज नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें विधि के शासन पर बल दिया और शिक्षा और साम्यवाद के नियंत्रण को सीमित कर दिया। अब ये बातें आपको याद रहेंगी, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो मुझे विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से हल करेंगे। तो मित्रों जो छोटी छोटी बात है उसको गहन से सुनना और एक वीडियो को 4 बार देखना, ना कि 5 मिनट सुबह देखा 5 मिनट शाम को देखा तो वो बेकार है। तो ये बातें सब आप गहनता के साथ पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है और मैं मानता हूं कि आप सारा काम ऐसे ही करेंगे। अध्ययन पद्धति, प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है? तो उसमें 3 विशेषता हैं। पहला तो आगमनात्मक पद्धति है। आगमनात्मक पद्धति का मतलब है कि प्लेटो पहले बड़ी वस्तु का अध्ययन करता है, बाद में छोटी वस्तु का। आगमनात्मक पद्धति क्या होती है? पहले बड़ी वस्तु का अध्ययन, फिर छोटी वस्तु का अध्ययन फर्स्ट, बाद में छोटी वस्तु का। तो वास्तव में प्लेटो कहता भी यही है, हमें पहले बड़ी वस्तु का अध्ययन करना चाहिए, बाद में छोटी वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। यानी हमें शरीर का अध्ययन करना चाहिए, ना कि आंख नाक कान का अध्ययन करना चाहिए। हमें राज्य का अध्ययन करना चाहिए, ना कि व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए। ही प्लेटो कहीं ना कहीं अपने आगमनात्मक पद्धति में कहता है। इसको बेसिकली अंग्रेजी में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड।
इसमें पहले किसका अध्ययन किया जाता है? बड़ी वस्तु का, बाद में छोटी वस्तु का, यानी कि पहले राज्य का फिर व्यक्ति का। दूसरा उनकी जो पद्धति है वो सदस्य मूलक है। सदस्य मूलक पद्धति का है जिसमें पहले से उद्देश्य निश्चित कर लिया जाए, और प्लेटो का उद्देश्य पहले से निश्चित था, न्याय, क्योंकि उनका जितना भी अध्ययन केंद्रित है वो न्याय पर ही केंद्रित है, इसलिए कहते हैं प्लेटो की अध्ययन पद्धति सदस्य मूलक भी थी। तो मित्रों ध्यान रखना, पहली विशेषता आगमनात्मक पद्धति है जिसमें पहले बड़ी वस्तु का अध्ययन फिर बाद में छोटी वस्तु का। दूसरी विशेषता सदस्य मूलक पद्धति है क्योंकि उसमें उद्देश्य निश्चित है, न्याय को आधार माना गया है। तीसरा, प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है उसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे सिंपल नाटक संवाद शैली में कहता है कि राम ने कहा फिर श्याम ने कहा, दो बिंदी डालकर, वही संवाद शैली का प्रयोग प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसे व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप शैली, संवाद शैली का प्रयोग उसने अपने ग्रंथों में किया है। तो ये मित्रों सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि वास्तव में प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है, आगमनात्मक है, उद्देश्य मूलक है, और इसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, वार्तालाप शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी बातें क्लियर होने के बाद हम मित्रों अब आगे चलते हैं प्लेटो की प्रमुख पुस्तकों पर। अब पुस्तक एक एक गहन रूप से पढ़ना है, क्योंकि अब जैसी आरपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, समय के साथ हो रहा है, तो हमें थोड़ा गहनता लानी हर चीज़ में, और एक एक पुस्तक के बारे में गहन जितनी जानकारी होती है संभव देखने को मिलेगी आपको। तो आप ध्यान से सुनिएगा। रिपब्लिक पुस्तक इसकी जो मेन पुस्तक थी, मौलिक रचना थी जिसमें न्याय पर बल दिया गया था। इसका दूसरा नाम भी कंसर्निंग जस्टिस है। क्या नाम है? कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय से संबंधित। तो इसका नाम ही न्याय है। तो ये माना जाता है 380 ईसा पूर्व लिखी गई थी, लेकिन कुछ विद्वान इसे 375 ईसा पूर्व भी मानते हैं। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है मित्रों, इसलिए 375 ईसा पूर्व। मेन तो क्या है, 380 ईसा पूर्व ही मानते हैं। दूसरा, इसकी भाषा क्या थी? ग्रीक थी। इसमें 10 भाग है सामान्यता, लेकिन बारकर इसे 5 भागों में बांटते हैं, लियो स्ट्रास 4 भागों में बांटते हैं, और बर्ट्रैंड रसल इसे 3 भागों में बांटते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार आया भी है, सामान्यता कितने भाग हैं? 10। बारकर ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। लियो स्ट्रास ने 4 भागों में, और बर्ट्रैंड रसल 3 भागों में। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी रसल 3 ही शब्द हैं, तो आपको ध्यान रखना। तो बारकर उसमें स्ट्रोस में 4 हो जाते हैं, तो रसल 3 भागों में है, लियो स्ट्रास 4 भागों में है, और बारकर 5 भागों में। सामान्यता क्या है? 10 भाग है। अब इसके चरित्र कौन कौन है, यानी इसके पात्र कौन कौन है जो वार्ता करते हैं इसमें, तो वो भी कई बार क्वेश्चन आया है। थ्रेसिमेकस, पोलीमार्कस, सिफालस, ग्लाउकन, एडेमेंट्स। ग्लाउकन एडेमेंट्स अलग अलग है। सुकरात। तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं ना। पहला कौन सा है? थ्रेसिमेकस, पोलीमार्कस, सिफालस, ग्लाउकन, एडेमेंट्स और सुकरात। ये इसका उद्देश्य क्या है? जस्ट सिटी स्टेट एंड जस्ट मैन, यानी कि जब न्यायप्रिय व्यक्ति होगा तो राज्य भी न्यायप्रिय होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिपब्लिक पुस्तक के बारे में, इसी में वो दार्शनिक शासक की परिकल्पना करता है, और दार्शनिक शासक के साथ साथ शिक्षा और साम्यवाद को भी न्याय के आधार स्तंभ मानता है। तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। अब दूसरी किताब इनकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में उस संविधानों का वर्गीकरण करते हैं जिसको आगे चलकर अरस्तु ने स्पष्टता प्रदान की थी, यानी कि संख्या और हित के आधार पर वर्गीकरण पहले प्लेटो ने ही कर दिया था कि राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, संवैधानिक तंत्र और लोकतंत्र। तो लेकिन आगे चलकर स्पष्टता किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब मित्रों हम आगे आते हैं। आगे इनकी तीसरी पुस्तक लोज है। लोज मैंने कहा दियोनिसिस घटना के बाद लिखी थी, जिसमें इनके परिवर्तित विचार थे। क्या थे? परिवर्तित विचार। इसमें विधि के शासन पर बल देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है तो थोड़ा गहनता के साथ। ये प्लेटो का सबसे लंबा संवाद है। अब आपसे पूछे भाई प्लेटो का सबसे लंबा संवाद किस पुस्तक में है, तो लोज में है। इसमें सुकरात शामिल नहीं है। दूसरा, सुकरात की चर्चा नहीं। बाकी ग्रंथों में सुकरात को कहीं ना कहीं पात्र बनाया गया है, इसमें सुकरात पात्र नहीं। आपने रिपब्लिक में देखा 6 पात्रों में 1 पात्र सुकरात थे, इसमें सुकरात शामिल नहीं है। इसमें प्लेटो विधि के शासन पर बल देता है। ये प्लेटो के अंतिम जीवन वर्ष 347 ईसा पूर्व दियोनिसिस घटना के बाद लिखी थी। मैंने अभी मित्रों बताया दियोनिसिस घटना आपको कि वास्तव में उसके मित्र थे, सिसिली के सिराकुज राज्य के राजा थे, तो उन्हें
उन्होंने क्या किया था कि प्लेटो की बातें मानने के बजाय उन्हें जेल में डाल दिया था। तुरंत इस घटना के बाद लिखी गई थी। इसमें 12 भाग है। इसमें बताया गया है कि उपादर्श राज्य की चर्चा की गई है। कौन से राज्य की? उपादर्श राज्य। रिपब्लिक में तो आदर्श राज्य है और यहाँ पर क्या है? उपादर्श राज्य है। और इस उपादर्श राज्य की विशेषताएं भी प्लेटो बताता है। इसकी जनसंख्या 5040 होनी चाहिए और ये चतुष्कोणीय सप्तकोणीय होना चाहिए और इसमें शिक्षा 21 वर्ष तक की होनी चाहिए। साम्यवाद के नियम अभिभावक वर्ग राज्य की अनुमति से मान सकता है। 4 प्रकार के न्यायालय होंगे। 360 सदस्यीय प्रशासनिक परिषद होगी। 37 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड होगा जो मंत्री परिषद के समान कार्य करेगा। इस प्रकार से इसमें व्यापक चर्चा पूरे शासन प्रशासन की प्लेटो करता है। ये अंतिम जीवन वर्ष की रचना भी है। कहते हैं लोज के समय ही अरस्तु प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने आया था, कुछ ऐसा भी कहते हैं। लेकिन मित्रों ये तो आपने सारा देख लिया। अब मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं इसका आधुनिक अध्ययन, लोज का जो आधुनिक अध्ययन है, अब 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में जो अध्ययन हुआ वो किन किन लोगों ने किया, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहला थॉमस पेंगल है। ये किताब लिखते हैं द लॉज ऑफ प्लेटो। तो आपसे पूछेगा द लॉज ऑफ प्लेटो किसकी पुस्तक है? 1980 में लिखी गई है, थॉमस पेंगल की। फिर है R.F. स्टेली। R.F. स्टेली ने अभी किताब लिखी एन इंट्रोडक्शन टू प्लेटो लॉज। द लॉज ऑफ प्लेटो तो किसकी है? थॉमस पेंगल की है। R.F. स्टेली कौन सी? एन इंट्रोडक्शन टू प्लेटो लॉज, ये 1983 की है। जॉर्ज रिको एंड सैंडी की पुस्तक का नाम है प्लेटो लॉज कोर्स एंड ट्रूथ इन पॉलिटिक्स, ये 2013 की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज रिको एंड सैंडी, प्लेटो लॉज कोर्स एंड ट्रूथ इन पॉलिटिक्स। फिर मैकम सोफील्ड की जो किताब है प्लेटो लॉज 2016 की है। कब की है? 2016 की। ये VVMP हैं। तो आप जितना बड़ा एग्जाम देंगे तब थोड़ा डिफिकल्टी जब एग्जाम में आएगी तो आपसे इन पुस्तकों के बारे में पक्का पूछा जाएगा। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, इसको गहन तरीके से याद करना है कि थॉमस पेंगल की किताब कौन सी है? द लॉज ऑफ प्लेटो है, लॉज ऑफ प्लेटो है। और बेसिकली दूसरा R.F. स्टेली किताब कौन सी है? एन इंट्रोडक्शन टू प्लेटो लॉज है 83 की। जॉर्ज रिको एंड सैंडी की कौन सी है? प्लेटो लॉज कोर्स एंड ट्रूथ इन पॉलिटिक्स। मैकम सोफील्ड की कौन सी है? प्लेटो लॉज 2016 की है। तो ये मित्रों आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ करेंगे तो आपको परेशानी का अनुभव होगा। तो ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। अब मैं इसकी चौथी किताब पर आता हूँ प्लेटो की। तो आप चौथी पुस्तक के बारे में थोड़ा गहन से, क्योंकि ये और अच्छी किताब है, इसके बारे में आपको और नई नई जानकारी मिलेगी। चौथी किताब का नाम है एलेगोरी ऑफ केव। एलेगोरी ऑफ केव कौन सी किताब है? एलेगोरी ऑफ केव। एलेगोरी ऑफ केव। केव का मतलब गुफा, गुफा का नियम, गुफा का सिद्धांत, गुफा का रचना। तो इसमें प्लेटो गुफा का सिद्धांत, विभाजक रेखा का सिद्धांत, सूर्य की सादृश्यता सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और इसमें प्लेटो के भाई ग्लाउकन और गुरु सुकरात का संवाद है। पहली बात, इसमें 3 सिद्धांत हैं, गुफा का सिद्धांत, विभाजक रेखा का सिद्धांत और सूर्य सादृश्य का सिद्धांत। तो आपसे पूछेगा गुफा का सिद्धांत किस किताब में दिया? एलेगोरी ऑफ केव। विभाजक रेखा का सिद्धांत किस किताब में दिया? एलेगोरी ऑफ केव। सूर्य की सादृश्यता का सिद्धांत किस किताब में दिया? एलेगोरी ऑफ केव। फिर इसमें दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसमें प्लेटो के भाई ग्लाउकन, प्लेटो के भाई ग्लाउकन थे जिन्होंने कहा था न्याय भय का शिशु है, और सुकरात का संवाद है। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसमें किसका संवाद है? ग्लाउकन का और सुकरात का संवाद है। अब ये गुफा का सिद्धांत क्या है, विभाजक रेखा का सिद्धांत क्या है, सूर्य की सादृश्यता का सिद्धांत क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आगे हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, तनाव नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। तो गुफा का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको ध्यान है प्राचीन काल में यूनान में बेसिकली क्या है, बर्फ गिरती थी। जब बर्फ की वर्षा होती थी तो लोग क्या है, बर्फ से वर्षा से बचने के लिए बर्फ की गुफाओं में शरण लेते थे। अब गुफाओं में शरण लेते थे तो वहाँ पर जाकर आग भी जलाते थे क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती थी। आग जलाते थे, आग जलती थी जैसे तो व्यक्तियों की परछाई दीवार पर बनती थी। तो उस कहते हैं गुफा में एक छिद्र भी होता है जहाँ से सूर्य की रोशनी पेड़ से टकराकर आती है और पेड़ की छाया भी बनती है दीवार पर। तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ उन छाया पर, व्यक्तियों की जो छाया दीवार पर बन रही है और गिर रही है। तो वो व्यक्ति भोले भाले होते हैं तो यही अंदाजा लगाते हैं कि ये पेड़ इन आदमियों पर गिर रहा है। अपनी छाया को दूसरे आदमी मानते हैं। क्या मानते हैं? दूसरा आदमी। कहते हैं इन पर गिर रहा है पेड़, तो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी छाया को क्या बचाया जा सकता है? नहीं।
तो वास्तव में वो इस तरीके से बेचारे जूझते रहते हैं संघर्ष से, लेकिन बाद में बाहर आते हैं, बड़ा गहन अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है वो छाया हमारी ही थी और ऐसे ऐसे सूर्य की रोशनी से टकराकर पेड़ की छाया वहाँ अंदर बन रही थी, तो वो एक भ्रम था। तो यही बात कहीं ना कहीं गुफा के सिद्धांत में प्लेटो कहता है और इसके माध्यम से निष्कर्ष निकालता है कि ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। तो मित्रों, यही बात मैं कह रहा हूँ, आप एकलव्य बनने जा रहे हैं तो ज्ञान सीधी तरीके से नहीं मिलता, आपको वीडियो भी देखनी पड़ेगी, मेरी बात भी माननी पड़ेगी, थोड़ा रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। तो प्लेटो इसमें कहता है ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं। ये ग्लाउकन तो कहता है सीधा रास्ता होता है, लेकिन प्लेटो क्या कहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है गुफा के सिद्धांत से। विभाजक रेखा का सिद्धांत ये कहता है कि जो सत्य है, सत्य की अगर खोज करनी है तो सत्य का पता ना आत्मा से चलता है ना दृष्टि से पता चलता है, क्योंकि सत्य इन दोनों के बीच में होता है। सूर्य की सादृश्यता का सिद्धांत ये भी है कि अगर एकदम बढ़िया ज्ञान दिया जाए तो वो भी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। भाई प्रकाश में जब जाएंगे तो सूर्य की भी चकाचौंध रहती है, तो आदमी धीरे धीरे सीखता है, तेजी के साथ एक साथ पूरा ज्ञान नहीं लेता। अब एलिगोरी ऑफ केव के बारे में और क्या क्या जानकारियां हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। इसके समर्थक कौन है गुफा के सिद्धांत के? गुफा के सिद्धांत के समर्थक हैं, तो अब ये पूछेगा क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं करना। गुफा के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। जन सेनरेडम, ए.एस. फर्ग्यूसन, अन्ना हारेंट, एम्मा डोनग्यू, जेम्स रीच। तो ये 5 हैं, पांचों आपको ध्यान रखने हैं जो गुफा के प्लेटो के गुफा सिद्धांत का समर्थन करते हैं। जन सेनरेडम, ए.एस. फर्ग्यूसन, अन्ना हारेंट, अम्मा डोनग्यू और जेम्स रीच। ध्यान रखेंगे पांचों भूलना नहीं है। टिपिकल पेपर आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अब सामान्यता पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो ये ध्यान रखना ये गुफा के सिद्धांत के समर्थक हैं। और जो गुफा का चित्र था अग्नि वाला जो मैंने बताया, पेड़ की छाया गिर रही थी, वो 1604 में जन सेंड्रम ने ही प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जन सेंड्रम ने प्रस्तुत किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका इसका विरोध कौन करते हैं गुफा के सिद्धांत का, ये भी ध्यान रखना है। एक तो है रिचर्ड लेविस नेटलशिप भी विरोध करता है। रिचर्ड लेविस नेटलशिप गुफा के सिद्धांत का, प्लेटो का विरोध करता है और कहता है ये बौद्धिकता के विपरीत है, इसमें बुद्धि का बहुत निम्न स्तर बताया गया है, व्यक्ति का उचित नहीं है। ये नेटलशिप तो आलोचना करते हैं। दूसरा मार्टिन हाइडेगर भी इसकी आलोचना करते हैं। कौन आलोचना करते हैं? मार्टिन हाइडेगर। केवल 2 आलोचना वाले ध्यान रखने हैं, रिचर्ड लेविस नेटलशिप और मार्टिन हाइडेगर। मार्टिन हाइडेगर की किताब भी ऑन प्लेटो केव एलेगरी एंड थिएटस। क्या किताब का नाम है? ऑन प्लेटो केव एलेगरी एंड थिएटस। तो ये किताब भी है मार्टिन हाइडेगर की, तो ये ध्यान रखना है। तो मित्रों, मैंने इस प्रकार आपको बताया प्लेटो के गुफा सिद्धांत के 5 आधुनिक समर्थक हैं और 2 विरोधी हैं। तो आपको विरोधी कौन है, समर्थक कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसने कहा? प्लेटो का जो गुफा का सिद्धांत है बौद्धिकता के विपरीत है, नेटलशिप ने कहा। मार्टिन हाइडेगर भी क्या कहते हैं? ये उचित नहीं है, ज्ञानपरक नहीं है, तो ये भी आलोचना कर देते हैं। समर्थन कौन करते हैं? जन सेंड्रेडम, ए.एस. फर्ग्यूसन, अन्ना हारेंट, एम्मा डोग्यू और जेम्स रीच समर्थन करते हैं। अब मित्रों हम आगे देखते हैं। फ्रांसिस बेकन एक थिंकर हैं जिन्होंने आइडियल्स ऑफ द केव शब्द का प्रयोग किया था। अब आपके सामने ये आ जाए, आइडियल्स ऑफ द केव शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो फ्रांसिस बेकन ने किया है। किसने किया है? फ्रांसिस बेकन ने। तो ये भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो मित्रों है तथ्यात्मक, लेकिन प्लेटो बहुत ही प्राचीन विचारक है और मौलिक विचारक है, और हमारे चाहे बीए की किताब हो, एमए की किताब, सब में दे रखा है। लेकिन अब जब हम कंपटीशन में पढ़ते हैं तो थोड़ा गहन जाना पड़ता है, तो आपको ये गहन जानकारी इसके माध्यम से मैं दे रहा हूँ। आगे मित्रों देखते हैं, अगली पुस्तक उसकी है क्रीटो। कौन सी किताब है? क्रीटो। क्रीटो में वो बेसिकली क्या कहता है वो ध्यान रखना। पहला तो ये ध्यान रखना कि प्लेटो इसमें सुकरात और सुकरात के धनी मित्र क्रीटो का संवाद है। ये किसका है? सुकरात और उसके धनी मित्र क्रीटो का संवाद है। इसमें न्याय अन्याय पर चर्चा है। किस पर चर्चा है? न्याय अन्याय पर चर्चा है। तो वास्तव में प्लेटो इसमें बताता है न्याय क्या है, तो न्याय का आधार सद्गुण है। ये इसी किताब में कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता है। फिर क्या है? मारिया ग्योविनी, ये आधुनिक थिंकर हैं, तो ये कहते हैं माफी की तुलना में कानून के करीब है। कौन कहते हैं? मारिया और ग्योविनी क्या कहते हैं कि ये जो पुस्तक जो क्रीटो है ये माफीनामा नहीं है, माफीनामा तो अपोलोजी में है, तो ये तो क्या है? कानून है।
क्या है? न्याय का मतलब क्या है? कानून से संबंधित है। न्याय किस प्रकार हो, ये कानून से जुड़ा हुआ विषय है। एक होलर थेलेस थिंकर थे जो इसकी प्रमाणिकता पर संदेह करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। और सुकरात और उसके धनी मित्र क्रेटो का संवाद है, ये भी ध्यान रखना। इसमें न्याय अन्याय पर चर्चा है, ये भी ध्यान रखना। प्लेटो न्याय का आधार किसको मानता है? सद्गुण को मानता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें आपके 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। पहले संवाद किसका है? सुकरात क्रेटो का है। न्याय अन्याय पर चर्चा है। फिर इसमें बेसिकली न्याय का आधार जनरली सद्गुण मानने का प्रयास करता है। मारो और ड्योवेनी क्या कहती हैं? माफी की तुलना में किस पर आधारित है? कानून के करीब है। हुलर थेलेस इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करता है। अगली पुस्तक है फेडो या फीड्रस। ये प्लेटो और सुकरात के मध्य संवाद है। इसमें प्रेम या कामुक प्रेम पर बल दिया गया है। तो सिंपल आपसे पूछेगा फीडस का विषय क्या है, ये 4 किताबें रखकर सामने सुमेलित करने के लिए कह देगा। ये प्लेटो और सुकरात के मध्य का संवाद है। इसमें प्रेम कामुक प्रेम पर बल दिया गया। इसके 3 भाग हैं, आत्मा, पागलपन और दैवीय प्रेरणा। तो ये भी पूछा जा सकता है इसके कितने भाग हैं? 3, आत्मा, पागलपन और दैवीय प्रेरणा। तो आत्मा क्या है, पागलपन क्या है और दैवीय प्रेरणा क्या है, ये 3 भाग हैं। इसमें रथ रूपक की भी चर्चा की गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रथ रूपक की इसमें चर्चा की गई। किसमें? फेडो में, फीड्रस में रथ रूपक की चर्चा की गई है। ये किसके मध्य संवाद है? प्लेटो और सुकरात के मध्य। इसमें किस पर बल दिया गया है? कामुक प्रेम पर। इसमें 3 भाग है इसके, आत्मा, पागलपन और दैवीय प्रेरणा। फिर क्या कहता है इसमें? रथ रूपक की चर्चा की। रथ रूपक क्या होता है? रथ रूपक सिद्धांत के अनुसार जो अच्छी आत्मा होती है वो परमात्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है और जो बुरी आत्मा होती है वो भौतिकवाद पर आधारित होती है। तो ये बातें फीड्रस में कही हैं। किसने? प्लेटो ने। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि फीड्रस के 3 भाग है, आत्मा, पागलपन और दैवीय प्रेरणा। इसमें रथ रूपक की चर्चा है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रथ रूपक की चर्चा किसमें? फीड्रस में है। इसमें क्या है रथ रूपक का सिद्धांत? कि जो अच्छी आत्माएं वो परमात्मा के निकट जाती हैं, जो बुरी आत्माएं हैं वो भौतिकता पर बल देती हैं। अगली पुस्तक उनकी है फिलबस। इसमें प्लेटो नैतिकता पर बल देता है। किस पर बल देता है? नैतिकता पर। अब अगली पुस्तक भी देखते हैं प्लेटो की, क्योंकि मित्रों प्लेटो ने अद्भुत की पुस्तकें लिखी हैं। आपकी तरह विद्वान नहीं थे कि लिखते ही नहीं है। इन्होंने अथाह ज्ञान सागर है जो भरने का प्रयास किया है। अब अगली पुस्तक जो है प्लेटो की वह है गोर्गियस। गोर्गियस 380 ईसा पूर्व लिखा गया सुकराती संवाद है जिसमें बयानबाजी की परिभाषा दी गई है। तो देखो मित्रों सिंपल है, बयानबाजी सुकरात ने की थी तभी उसे फांसी की सजा दी गई। तो बयानबाजी करना उचित है कि अनुचित है, इस पर पूरी चर्चा की गई है इसमें। तो बेसिकली सुकरात गोर्गियस से इसमें पूछता है कि आप किस शिल्प के विशेषज्ञ हैं। कौन पूछता है? सुकरात किससे पूछता है? गोर्गियस। गोर्गियस भी क्या है? एक सोफिस्ट होता है। सोफिस्ट लोग कौन होते हैं? सोफिस्ट होते हैं जो बेसिकली पढ़ाने का काम पैसा लेकर करते हैं। जैसे मैं भी एक सोफिस्ट हूँ, निजी शिक्षा का, सरकारी शिक्षक नहीं हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ। तो बेसिकली क्या है, सुकरात गोर्गियस से पूछता है आप किस शिल्प के विशेषज्ञ हैं। सुकरात पोलस से कहता है बयानबाजी कला नहीं कौशल है। कहते बयानबाजी कोई कला नहीं है, आर्ट नहीं है जिसमें जिस तरीके से एक कौशल है, ये एक तरीके से बेसिकली निपुणता है। तो ये बेसिकली कहता है। इसके चरित्र कौन कौन है? सुकरात, गोर्गियस, पोलुस, कोलिकस और चेरफेन। कौन कौन है? सुकरात, गोर्गियस, पोलुस, कोलिकस, चेरफेन। तो सिंपल है। गोर्गियस पुस्तक कब लिखी गई? एक बात ध्यान रखना है, 380 ईसा पूर्व। इसमें किसको परिभाषित किया गया? बयानबाजी की परिभाषा पर चर्चा की गई। प्लेटो क्या कहता है? बयानबाजी कला नहीं कौशल है। क्या है? कला नहीं कौशल है। फिर इसमें सुकरात गोर्गियस से पूछता है आप किस शिल्प के विशेषज्ञ हैं। तो कहते हैं कि शिल्प अलग चीज है और बयानबाजी अलग है। बयानबाजी कुशलता से आती है, निपुणता से आती है, जब आदमी अनुभव ज्ञान करता है बहुत ज्यादा तब आती है। ऐसा बेसिकल है। इसमें पात्र और कौन कौन है? सुकरात है, गोर्गियस है, पोलुस है, काल्किकल्स है, चेरेफन है। तो 1 2 3 4 5 इसमें पात्र हैं, ये ध्यान रखना। फिर आधुनिक युग में गोर्गियस पर किन्होंने काम किया ये भी ध्यान रखना। इसमें पहला है डायल जेम्स जो सुकरात एंड गोर्गियस पुस्तक 2010 में लिखता है। कौन है? डायल जेम्स। सुकरात एंड गोर्गियस पुस्तक कब लिखते हैं? 2010 में। दूसरे हैं बुर्स मैककोमिस्की जो गोर्गियस में प्लेटो की बयानबाजी अलग करना किताब लिखते हैं। बुर्स मैककोमिस्की गोर्गियस में प्लेटो की बयानबाजी अलग करना पुस्तक लिखते हैं। फिर हेराल्ड टेरेंट हैं तो गोर्गियस एंड द डेमिरगे किताब लिखते हैं 2010 में। हेराल्ड टेरेंट कौन सी किताब लिखते हैं? द गोर्गियस एंड द डेमिरगे। तो ये बेटा तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें भी आपको याद रहनी चाहिए, अन्यथा नहीं तो आपको समस्याओं का सामना
करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको सब क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो उसमें तनाव नहीं लेना आपको। अब आगे देखते हैं इसकी किताब युथुप्रो। ये युथुप्रो किताब 399 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व लिखी गई। तो युथुप्रो किताब इसकी जो 9th किताब है कब लिखी गई थी? 399 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व। इसमें युथुप्रो और सुकरात का संवाद उल्लेखित है। युथुप्रो एक पैगंबर थे, यानी कि ईश्वर में आस्था रखने वाले विद्वान थे, तो वो ध्यान। इसमें धर्मपरायणता या पवित्रता की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है युथुप्रो में? धर्मपरायणता या पवित्रता की। जैसे गोर्गियस में बयानबाजी की परिभाषा दी गई है, तो इसमें धर्मपरायणता या पवित्रता की दी गई है। युथुप्रो धर्मपरायणता या पवित्रता के 3 पहलू बताता है। जैसे वो कहता है, मैं पिता की हत्या करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चला रहा हूं, ये भी मेरा पवित्रता है, धर्मपरायणता है, मेरा धर्म बनता है मैं जिसने मेरे पिता की हत्या की मैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाऊं। फिर कहता है देवताओं के कार्य भी धर्मपरायणता है, पवित्रता है। तीसरा कहता है प्रेम भी पवित्रता है। युथुप्रो पवित्रता के 3 पहलू बताता है। क्या क्या? पिता की हत्या कोई करता है तो उस पर मुकदमा चलाना, पिता के हत्यारों पर कार्रवाई करना। फिर बेसिकली दूसरा कहता है देवताओं के कार्य, तीसरा क्या कहता है? प्रेम। ये किसने बताया? पैगंबर ने बताया, युथुप्रो। सुकरात इसकी तीनों की आलोचना करता है, इनका कटाक्ष करता है और कहता है न्याय का मतलब, धर्मपरायणता का मतलब, पवित्रता का मतलब न्याय है। वो न्याय को ही पवित्रता मानता है। किसको मानता है? न्याय को पवित्रता मानता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो प्लेटो और सुकरात के शब्दों में या प्लेटो के शब्दों में न्याय क्या है? पवित्रता है। पवित्र क्या है? जो न्यायपूर्ण है। जो न्यायपूर्ण नहीं हुआ पवित्र है। तो ये डेफिनेशन देने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं सुकरात बताता है, इसी को प्लेटो भी मानता है। आगे देखते हैं इसमें आधुनिक युग में किसने काम किया। एक ह्यूगो ट्रेडेनिक है, युथुप्री का अनुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ युथुप्री, 1954 में इन्होंने किताब लिखी थी। फिर क्रिस एमिली जोन्स, प्लेटो युथुप्री एपोलॉजी क्रिटो फेडो, ये किताब 2017 में लिखते हैं। तो दोनों किताबें भी VVMP है। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि काम ही ना करे। ह्यूगो ट्रेडेनिक की कौन सी है? ट्रांसलेशन ऑफ युथुप्रो या युथुप्रो का अनुवाद 1954। और क्रिस एमिली जोन्स की कौन सी है? प्लेटो युथुप्रो एपोलॉजी क्रिटोर फिडो, ये 2017 की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं मित्रों प्रोटोगोरस। इसमें सोफिस्ट के बारे में चर्चा है। 10 नंबर किताब है प्लेटो की प्रोटोगोरस। इसमें सोफिस्ट के बारे में चर्चा है। इसमें 21 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 21। किसके बारे में चर्चा है? सोफिस्ट के। पहली बात सोफिस्ट के बारे में चर्चा है। दूसरा, इसमें 21 पात्र हैं। इसमें सुकरात हिप्पोक्रेटस से कहता है सोफिस्ट खतरनाक हैं। सुकरात क्या कहता है हिप्पोक्रेटस से? कि सोफिस्ट क्या हैं? खतरनाक हैं, क्योंकि वो बार बार बदलते रहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो प्रोटोगोरस में सोफिस्ट पर चर्चा की गई है। तो सुकरात सोफिस्ट को खतरनाक भी बताता है और इसमें 21 पात्र हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। फिर आधुनिक युग में इस प्रोटोगोरस पर किस किसने काम किया है वो भी ध्यान रखना। बेरेंसफोर्ड है, उन्होंने प्लेटो और प्रोटोगोरस और मेनो 2005 में किताब लिखी। एंड डेनियर हैं, उन्होंने प्लेटो और प्रोटोगोरस 2008 में किताब लिखी। फिर लेम्बर्डो है, प्लेटो और प्रोटोगोरस 1992 में किताब लिखी। तो ये 3 किताबें भी आपको ध्यान रखनी है। बेरेंसफोर्ड की कौन सी है? प्लेटो, प्रोटोगोरस और मेनो। तो 2005 की। एंड डेनियर की कौन सी है? प्लेटो, प्रोटोगोरस 2008 की है। फिर लोम्बर्डो की है प्लेटो प्रोटोगोरस, ये 1992 की है। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोटोगोरस सोफिस्ट से संबंधित है। इसमें सुकरात है वो सोफिस्ट को खतरनाक भी कहता है। सुकरात का संवाद इसमें उल्लेखित है, तो वो आपको ध्यान रखना। सोफिस्ट के बारे में चर्चा है। अब आगे ध्यान रखते हैं अगली किताब कौन सी है? सिंपोजियम। इसमें वास्तव में प्रेम और इच्छा पूर्ति के देवता इरोस की स्तुति है। प्रेम और इच्छा पूर्ति के देवता इरोस। इरोस देवता है यूनानी देवता जो भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, तत्काल व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं को पूर्ति कर देता है। जैसे आप कलयुग में भी देवताओं से हम मांगते ही मांगते रहते हैं, ऐसे उनका देवता इरोस है जो प्रेम और इच्छा पूर्ति का देवता है। इसमें भौतिक व कामुक प्रेम पर बल दिया गया है। किस पर? भौतिक व कामुक प्रेम पर। इसमें 7 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 7। तो ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है कि सिंपोजियम के बारे में क्या है। इसमें प्रेम और इच्छा पूर्ति के देवता इरोस की स्तुति है। दूसरा, इसमें भौतिक प्रेम पर बल दिया गया है, कामुक प्रेम पर बल दिया गया है, शारीरिक प्रेम पर बल दिया गया है। इसमें 7 पात्र हैं। फिर आधुनिक युग में किसने काम किया? लॉरेंस कूपर ने काम किया था। इरोस इन प्लेटो, रूसो और नीत्शे। किसने काम किया है? लॉरेंस
कूपर ने सिंपोजियम पुस्तक पर इन्होंने लिखा है, इन्होंने किताब भी लिखी है, इरोस इन प्लेटो रूसो और नीत्शे, 2010। अगली किताब इनकी है 12 नंबर जो है, हम उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। अब इसको थोड़ा धीरे धीरे देखना, शांति से बार बार देखना इसी टॉपिक को, वीडियो को। जब तक 10-5 बार देखें ना तो आगे मत बढ़ना। तो आप लगातार बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं, फिर याद नहीं होता, कोई लाभ नहीं। आप प्रत्यक्ष तो जुड़े नहीं, मैं आपको अर्जुन नहीं बना सकता। अब एकलव्य बनना है तो मैं तो खाली आपको दूर से ही अप्रत्यक्ष रूप से बता सकता हूँ, लेकिन आप बस अगर कंटिन्यूटी मेरी बातें मानेंगे तो आप भी अर्जुन भी बन जाएंगे, अर्जुन जैसा फील करेंगे। तो मीनो में इसमें सर्वप्रथम न्याय पर विचार व्यक्त करता है और न्याय के लिए यूनानी शब्द दकियासून का प्रयोग करता है। तो मीनो पुस्तक में उसने दकियासून शब्द का प्रयोग किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली किताब इनकी अपोलॉजी है, जो कानूनी आत्मरक्षा के लिए कहते हैं, सुकराती क्षमा से संबंधित है। जब सुकरात पर मुकदमा चलाया था तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था सरकार के सामने कि भाई मेरे को क्यों सजा दी जा रही है, मेरी क्या गलती है। तो एक तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा था, वही सुकराती क्षमा का उल्लेख है। कहते हैं इस मुकदमे में प्लेटो भी मौजूद था और बाद में गांधी जी ने भी आधुनिक युग में इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद भी किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले स्कूल लेक्चर में, गांधी जी ने किस पुस्तक का अनुवाद, प्लेटो की किस पुस्तक का अनुवाद गुजराती में किया था, किसमें किया था, अपोलॉजी का किया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सुकराती क्षमा का उल्लेख 399 ईसा पूर्व वाली घटना का उल्लेख किस पुस्तक में, तो अपोलॉजी में है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। अब इसके बाद अगला आते हैं इसके जो दार्शनिक आधार हैं प्लेटो के। तो मित्रों ये करना है, ये मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले गुफा के सिद्धांत की, केव थ्योरी की चर्चा करते हैं। केव थ्योरी, गुफा का सिद्धांत क्या है? गुफा का सिद्धांत मैंने आपको अभी बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने बताया प्राचीन काल में यूनान में बर्फ गिरती थी, तो बर्फ जब गिरती थी तो ऐसी स्नोफॉल की स्थिति में व्यक्ति गुफाओं में शरण तो अब चर्चा करते हैं हम गुफा के सिद्धांत की। तो इसमें प्लेटो का दार्शनिक आधार, प्लेटो का दार्शनिक आधार में पहला है गुफा का सिद्धांत, फिर विभाजक रेखा का सिद्धांत, फिर 3 सेव या शासन स्वरूप का सिद्धांत, चौथा टिमाकस जिसमें प्लेटो भौतिक अध्ययन पर बल देता है। तो सबसे पहले हम गुफा के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, केव थ्योरी पर। प्लेटो का गुफा का सिद्धांत क्या है? मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में यूनान में स्नोफॉल होता था, बर्फ गिरा करती थी। ऐसी परिस्थिति में लोग गुफाओं में शरण लेते थे और गुफाओं में जाकर आग वगैरह जलाते थे ताकि उन्हें सर्दी से राहत मिल सके। जब वो आग जलाते थे तो उनकी परछाई दीवार पर बनती थी। अब दीवार पर परछाई उनकी बन रही है, वो सोचते हैं दूसरे व्यक्ति हैं परछाई को। साथ में क्या होता है कि कहते हैं गुफा में एक छिद्र भी होता है जहां से सूर्य की रोशनी पेड़ से टकराकर आती है और पेड़ की परछाई भी उस दीवार पर बन जाती है। तो अब बेचारे जो भोले भाले लोग थे और जो आग चला रहे थे, शरण ले रहे थे, तो वो ये सोचते हैं दीवार पर जो छाया बन रही है ये दूसरे व्यक्ति हैं और पेड़ इन पर गिर रहा है। वो उन व्यक्तियों को पेड़ की से बचाने का प्रयास करते हैं, यानी कि अपनी परछाई को ही पेड़ की छाया से बचाने का प्रयास करते हैं, निष्फल प्रयास करते हैं। तो कुछ जूझते रहते हैं, समस्या का हल तो होता नहीं, यानी कि अंधकार में जीवन जीते हैं। लेकिन बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है वो हमारी परछाई बन रही है और सूर्य की रोशनी से ऐसे बेसिकली पेड़ से टकराकर अंदर जा रही थी, वो पेड़ की परछाई थी। तो यानी कि उन्हें ज्ञान हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। तो इसके माध्यम से, गुफा के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो कहता है ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। कैसा होता है ज्ञान का रास्ता? टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ज्ञान कोई आसानी से नहीं मिलता, नहीं तो आप भी दिग्भ्रम में खोए रहेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, घर बैठे सारी चीजें नहीं मिलती। हाँ, समस्या ग्रसित तब भी इधर उधर हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं। तो गुफा का सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का रास्ता क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। मेन निष्कर्ष ध्यान रखना, इसके अनुसार ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं होता, रास्ता सीधा नहीं होता। टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो ये मित्रों ध्यान में
रखना है। तो गुफा का सिद्धांत क्लियर हो गया आपको कि ज्ञान का रास्ता कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। तो ज्ञान नहीं तो दिग्भ्रम में, अंधकार में खोया रहता है। जब तक आदमी वास्तविकता, कई लोग एक किताब पढ़ी फर्स्ट ग्रेड बन गए, ये क्या है, गुफा में खोए रहना, वो छाया चित्र में खोए रहना, कि एक किताब से फर्स्ट ग्रेड नहीं बनता। आपको पता है कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। जब आप बाहर निकलेंगे भाई, सारी जगह और दोस्तों से मिलेंगे, तो आप गुफा के जो मूल रचना है उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर घर में बैठे बैठे बस बोलते रहेंगे तो फिर तो आप गुफा में खोगे। और आपने वास्तविक रूप से सभी लोगों से अपना विचार व्यक्त किए, तब पता चला आपके ज्ञान का स्तर क्या है, तब पता चलेगा कि आप ज्ञानी हैं या नहीं है। तो आप गुफा से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब आप मेहनत करेंगे। इसलिए प्लेटो कहता भी है ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, इसमें गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। अगला जो है विभाजक रेखा का सिद्धांत है। मैं विभाजक रेखा का सिद्धांत भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप इसमें तनाव ना लें, बस ये कृपा है कि आप तनाव लेंगे तो फिर आपकी तनाव और बढ़ जाएगा। चलिए विभाजक रेखा का सिद्धांत भी, डिवाइड लाइन थ्योरी भी मैं बताता हूं। विभाजक रेखा का सिद्धांत, डिवाइड लाइन थ्योरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिवाइड लाइन थ्योरी। क्या है विभाजक रेखा का सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार हमें सत्य की खोज करनी है। तो सत्य ना तो आत्मा से पता चलता है न दृष्टि से। तो वास्तव में इसमें एक लाइन के माध्यम समझा जा सकता है। ए बी सी डी, इसको 4 भागों में बांटते हैं, ए बी सी डी। ये दो पहले जो हैं ये दृष्टि से संबंधित हैं। जो भौतिक दृष्टि है, हमारी आंखें हैं जो देखती हैं, उसी को हम सत्य मान लेते हैं, तो कहते हैं तो उसका प्रतीक है। सी डी आत्मा का प्रतीक है। हमारी आत्मा क्या कहती है, अंतर्दृष्टि क्या कहती है, उसका प्रतीक है। ये 2 केंद्र बिंदु। अब कभी हम सत्य की खोज करेंगे, दृष्टि हमारी कहेगी सत्य यहाँ है, और आत्मा कहेगी सत्य यहाँ है। दृष्टि कहेगी सत्य ये रहा। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी परछाई इधर बनेगी, तो दृष्टि कहेगी ये देखो ये रहा। आत्मा कहेगी नहीं सत्य ये रहा। लेकिन वास्तव में सत्य कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। सत्य इन दोनों के मध्य स्थित रहता है। जैसे सिंपल है, कई बार हम क्या करते हैं, अपना कोई संबंधी है, छोटा भाई है, उसकी कोई शिकायत करता है तो हम मानते नहीं है कि वो गलत हो सकता है, कहते नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं। तो आत्मा की दृष्टि से आपके अनुसार आपका भाई सत्य क्या है, सत्य। लेकिन वास्तव में सत्य तो यहाँ है। इसी प्रकार से हम वास्तव में किसी व्यक्ति को देख लें, भाई वो सिंपल है कि कहीं शराब की बोतल से में कुछ पी रहा है, बोतल शराब की है, लेकिन वास्तव में उसके घर बोतल ही नहीं थी, बेचारा पानी भर कर लाया शराब की बोतल में। अब दृष्टि तो गलत हो गई ना, सत्य तो यहाँ है, पानी था उसमें, शराब थी ही नहीं। आपने उसको शराबी कह दिया, शराब पीने वाला कह दिया। इसलिए कहता है कि वास्तव में जो सत्य है इन दोनों के बीच में होता है। ना तो आत्मा की बात सुननी चाहिए ना दृष्टि की, हमें दोनों के आधार पर सत्य की खोज करनी चाहिए। यही इसका विभाजक रेखा का सिद्धांत है। अब आगे देखते हैं मित्रों, तीसरा इसका सिद्धांत है 3 सेव का सिद्धांत। 3 सेव का सिद्धांत या शासन स्वरूप का सिद्धांत। मैं ये भी समझाने का आपको यत्न करता हूँ 3 सेव का सिद्धांत या शासन का सिद्धांत क्या है। प्लेटो इसके माध्यम से बताता है कि कहता है 3 सेव होते हैं, एक कच्चा सेव, एक पका सेव, एक सड़ा हुआ सेव। कहता है विवेक का सिद्धांत ये कहता है कि कच्चे सेव को रख देना चाहिए, पके सेव को खा लेना चाहिए, सड़े हुए सेव को फेंक देना चाहिए। अगर विवेक के अनुसार आपने आचरण नहीं किया तो आपका विकास नहीं हो सकता, शासन का, राज्य का भी विकास नहीं हो सकता। मान लीजिए आप सड़े सेव को खा लेंगे तो आपके घर में बीमारियों का बुगला हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। कच्चा सेव खाएंगे तब भी आपको समस्याएं आएंगी। आप पका हुआ खाइए, कच्चे को रख दीजिए और सड़े हुए सेव को फेंक दीजिए। वही नीति मैं आपको पढ़ाई में भी कहने को जा रहा हूँ। पढ़ाई में क्या है, जो आपकी पुरानी किताबें हैं, सड़ चुकी हैं, इधर उधर की सन 57 की किताबें अब काम नहीं आएंगी कंपटीशन में, जो गाइड टाइप हैं या वैसे जो बहुत आदी हो चुकी हैं, बहुत पुराने समय लिखी हैं, तो सड़ी हुई हैं, तो उनको आप साइड कर दीजिए। ये विवेक कह रहा है, 3 सेव का सिद्धांत कह रहा है प्लेटो का। और कोई चीज़ कच्ची है, जैसे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस किताब को भी ना पढ़िए, क्योंकि वो टिपिकल लगेगी आपको, क्योंकि उसके बारे में आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो भी आपको परेशानी करेगी। तीसरा क्या है, पक्का सेव है। पक्का सेव ये प्लेटो चल रहा है, तो आप जो पश्चिमी विचार की किताब है वो पढ़ें, पहले वीडियो देखें फिर उसको पढ़ें।
ये पकाओ सेवा, तो आपको समझ आएगा। तो यही कहीं ना कहीं तीन सिद्धांत या शासन का स्वरूप सिद्धांत कहता है। तो 300 स्पार्टा अगर मूवी देखी हो, उसमें भी इसको कहीं ना कहीं बताने का प्रयत्न किया गया है। 300 स्पार्टा में जो राजा होता है उसका छोटा बेटा कहता है कि मैं आपके साथ युद्ध में जाऊंगा, तो वो मना कर देता है, कहता है नहीं पढ़ो लिखो, यानी कि कच्चे सेव को सीमा पर नहीं ले जाना। फिर एक कुबड़ा सैनिक मिलता है, वो कहता है मुझे साथ ले चलो युद्ध में, तो कुबड़े सैनिक कहते हैं सड़ा हुआ सेव है, कोई फायदा नहीं। फिर राजा के युद्ध करते हैं, उसमें मात्र 300 सैनिक होते हैं, वो 300 सैनिक लाखों की सेना को पराजित कर देते हैं, क्योंकि 300 को 300 पक्के सेव थे, मजबूत थे, उनसे वास्तव में दीवार का काम करते हैं। तो इसलिए शासन का स्वरूप का सिद्धांत क्या कहता है, विवेक का सिद्धांत क्या कहता है, हमें जो बेकार चीज है उसको फेंक देना चाहिए, जो आधी चीज है उसको पूरा करना चाहिए, और जो संपूर्ण चीज है उसको आराम से अध्ययन करना चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए। फिर इसका एक टिमाकस सिद्धांत भी है, इसमें प्लेटो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, इनको मिलान करने के लिए भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो आप इसको अद्भुत तरीके से देखना है, अद्भुत तरीके से इसको समझने की कोशिश भी करनी है, तभी आपको क्लियर होगा। मैं अगली वीडियो में भी आपको प्लेटो बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ किताबें हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। प्लेटो पर पुस्तकें हैं, तो ये पुस्तकें भी आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनको कैसे भी करके याद करना है, और ये मैंने बहुत रिसर्च करके आपके सामने रख रहा हूँ। आप उसको ध्यान में रखना कि वास्तव में ये ज्ञान कहीं न कहीं थोड़ा सा हायर लेवल का है, लेकिन अब स्टैंडर्ड कैसा भी आया, आप नेट भी देने जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दें, मैं नहीं मानता आपका कुछ छूटेगा, लेकिन आपको पढ़ना तो है। एक कूपर एंड हटिशन थे थिंकर, उन्होंने किताब लिखी प्लेटो कंप्लीट वर्ग 97 की। तो कूपर व हटिशन ने किताब कौन सी लिखी? प्लेटो कंप्लीट वर्ग 1997। आप चाहे नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटो कंप्लीट वर्ग कब लिखी? 1997 में। फिर एसबी लेविन है, प्लेटो ऑन वुमेन नेचर 2000 किताब लिखता है। प्लेटो ऑन वुमेन नेचर किताब किसकी है? एसबी लेविन की है। यानी कि प्लेटो ने किस प्रकार से महिलाओं के विकास की बात की, क्योंकि प्लेटो ने कहा था महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, शासन का अधिकार मिलाने की बात की थी। तो ये किताब एसबी लेविन लिखता है, प्लेटो ऑन वुमेन नेचर 2000 की है। तीसरा फर्ग्यूसन की किताब है, प्लेटो की स्माइल ऑफ लाइट। इस प्लेटो की स्माइल ऑफ लाइट किसकी किताब है? फर्ग्यूसन की है। फर्ग्यूसन उसके गुफा के सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं, वो भी मेरे को ध्यान रहना चाहिए, आपको नाम आया तो ध्यान रहना चाहिए ना अभी। प्लेटो की स्माइल ऑफ लाइट। फिर चौथा है जॉन मेलकम, ये रेखा और गुफा का सिद्धांत देते हैं, रेखा और गुफा, यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइन एंड केव जो पुस्तक है वो किसकी है? लाइन एंड केव, अंग्रेजी भी आ जाए तो डरना नहीं है, इसको क्या कहेंगे? लाइन एंड केव 1962। तो ये डरना नहीं है, तो ये इसका जॉन मेलकम की किताब है 1962 की। तो ये भी मित्रों ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मित्रों प्लेटो पर और कौन सी पुस्तकें हैं, वो भी आर के इलियट की है, सुकरात और प्लेटो की गुफा, केव ऑफ सोक्रेट्स एंड प्लेटो, तो ये 97 की किताब है। फिर कीट्स जोनाथन की किताब है दीवार पर छाया, ये 2002 की है, दीवार पर छाया 2002 की है। फिर उसके बाद रिपब्लिक पुस्तक का अनुवाद किन किन लोगों ने किया है वो भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिपब्लिक पुस्तक का आज के युग में वापस अनुवाद किस किस ने किया है। वो बहुत सारे थिंकर हैं, मैंने इंपॉर्टेंट थिंकर यहाँ लिखे हैं, तो आपको एक एक ध्यान रहना चाहिए। क्रिस्टोफर रो, जे.के. सचे, आर.ई. एलन, सी.डी. नीव, टॉम ग्रिफिथ, रॉबिन वाटरफील्ड, जी.एम. गर्बे, एलन ब्लूम, ये सारे थिंकर हैं जिन्होंने रिपब्लिक पुस्तक का आज अनुवाद किया है आधुनिक युग में। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। तो मित्रों मैं आपको फिर दोबारा से एक बार ये किताबें फिर बता देता हूँ, आप इसमें गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किताबें मैं दोबारा से सुना रहा हूँ, लेकिन आप सुनते रहना। कूपर एंड हडिशन की किताब का नाम है प्लेटो कंप्लीट वर्ग 1997, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। दूसरा एसबी लेविन, प्लेटो ऑन वुमेन नेचर, ये 2000 की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। फर्ग्यूसन की किताब है प्लेटो की स्माइल ऑफ लाइट 1992 की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। जॉन मेलकम की किताब है लाइन एंड केव या रेखा और गुफा 1962 की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 किताबें तो आपको याद करनी है, बाकी और बताते हैं तो वो भी आपको देखनी है। आर के इलियट की किताब है सुकरात और प्लेटो की गुफा,
तो बेसिकली 1997 की है, हाल में लिखी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो प्राचीन पर आधुनिक अध्ययन है, आज इसी पर ज़्यादा ध्यान एग्जामिनर का या परीक्षाओं का हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। किट्स जोनाथन की है दीवार पर छाया, 2002 की पुस्तक है। फिर मैंने बताया रिपब्लिक पुस्तक का आधुनिक युग में अनुवाद किसने किया, भाई 20वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, तो वो थिंकर हैं क्रिस्टोफर रे, जे.के. सचे, आर.ए. एलन, सी.डी. नीव, टॉम ग्रिफिथ, रॉबिन वाटरफील्ड, जी.एम. कर्बे, एलन ब्लूम। तो मैंने मित्रों ज़्यादा नाम तो नहीं बताए, तो आपको जितने भी नाम है ध्यान रखना है दोबारा से। क्रिस्टोफर रे, जे.के. सचे, आर.ई. एलन, सी.डी. नीव, टॉम ग्रिफिथ, रॉबिन वाटरफील्ड, सी.एम. कर्बे, एलन ब्लूम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मित्रों ये जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप इसको अध्ययन करो। फिर हम अगले जो वीडियो है उसमें प्लेटो की मौलिक पुस्तक रिपब्लिक में दिए गए विचारों का अध्ययन करेंगे और फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस वीडियो को आप कम से कम 5 बार देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, ताकि आपको समझ आ सके। क्योंकि अभी तक आप 1 वीक या हम छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता रहा, परिस्थितियाँ भी हमारी ऐसी रही, लेकिन कम से कम आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब तो गहनता ला दो और खुश होकर आप पढ़ दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।